Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव एक बार फिर हिंदी के सेशन को शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल ब्रॉडवे एकेडमी पर करते हैं। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि आप सभी ने इससे पिछली वीडियो ज़रूर देख ली होगी, तो पिछली वीडियो जो अपनी थी वो किससे संबंधित थी? वो अपने व्यंजनों से संबंधित थी और व्यंजनों में हमने अल्प प्राण और महाप्राण की आज हम चर्चा करेंगे और हम उसमें घोषत्व के आधार पर व्यंजनों की चर्चा कर चुके थे। हम अपने स्पर्शी व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और जिसने भी हमारी जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, तब तक उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा अगर आप तब जो हमारी वीडियो जब तक नहीं देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा और आप सभी से गुजारिश है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी समझ में सारी बातें आएंगी, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे अपने स्पर्शी व्यंजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना? तो हम पढ़ रहे थे अपने स्पर्शी व्यंजन के बारे में हम अपने पढ़ रहे थे, है ना? कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हमने बोल दी थी। कितने होते हैं? 25 होते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। और वर्गीय व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है ना? तो वर्ग 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है या नासिक के व्यंजन कहा जाता है और अनुनासिक का संबंध नाक और मुख दोनों से होता है। ठीक है, चलिए, इसमें हम अपने घोष अघोष पढ़ चुके थे। आज जो हमें अपने इन स्पर्शी व्यंजनों को बांटना है, इनकी संख्या जैसा कि आप जानते हैं कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अब जो है इन्हीं 25 को हम फिर से घोषत्व के आधार पर तो हम पढ़ चुके थे, तो आज हम इनको बांटेंगे प्राणत्व के आधार पर। किस आधार पर बांटेंगे? प्राणत्व के आधार पर। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, प्राणत्व के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, तो प्राणत्व के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों का वर्गीकरण आज हम करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द कॉमन है? अपना प्राणत्व। प्राणत्व 2 शब्दों के मेल से बना है। एक है इसमें प्राण और दूसरा इसमें क्या है? तत्व। प्राण तत्व। ठीक है, देखिए, प्राण मतलब प्राण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वायु या आप कह सकते हैं हवा से। वायु या हवा से होता है। और तत्व का मतलब आप जानते हैं एलिमेंट होता है ना, तत्व। ठीक है, तो प्राण का मतलब वायु या हवा। तो कह सकते हैं अपने जो प्राण हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो किसके सहारे लेते हैं? वायु के सहारे लेते हैं। तो इस प्राणत्व के आधार पर हमने अपने स्पर्शी व्यंजनों को क्या अपने सभी व्यंजनों को जब हम वर्गीकरण करने की सोची तो वहाँ पे हमें 2 प्रकार के व्यंजन मिले। और 2 प्रकार के व्यंजन वो कौन से थे? एक अल्पप्राण व्यंजन थे और एक महाप्राण व्यंजन थे। स्पर्शी व्यंजनों में तो हमने बांटा अल्पप्राण महाप्राण, लेकिन और दूसरे व्यंजनों में भी जब हमने बांटा तो वहाँ पर भी हमें 2 प्रकार के व्यंजन देखने को मिले। एक अल्पप्राण व्यंजन देखने को मिले और एक महाप्राण व्यंजन देखने को मिले। तो हम कह सकते हैं कि प्राणत्व के आधार पर जो अपने व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के व्यंजन वो होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 अपना इसमें अल्पप्राण होते हैं। कौन से होते हैं? तो अपना एक अल्पप्राण होते हैं और दूसरा जो व्यंजन होते हैं वो महाप्राण होते हैं। कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन अपने ये हो गए। ठीक, अभी अगर हम चर्चा करें कि ये जो अल्पप्राण शब्द है वो किन 2 शब्दों के मेल से बना है, तो आप सभी जानेंगे कि ये जो अल्पप्राण शब्द है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। और पहला शब्द इसमें अल्प है और दूसरा शब्द इसमें क्या है? प्राण है। अल्प का मतलब अगर आप नहीं पता है तो जान लीजिएगा, अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। प्राण का मतलब क्या होता है?
वायु होता है। ऐसी अगर आप महाप्राण को अगर आप जानेंगे तो दो शब्दों के मेल से बना है, एक महा और दूसरा शब्द इसमें क्या है, प्राण है। महा के अर्थ को अगर आप जानेंगे तो महा का मतलब होता है आप अधिक, महा का मतलब क्या होता है अधिक, और प्राण का मतलब क्या होता है वायु होता है। प्राण का मतलब क्या होता है वायु होता है। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन हुए, एक अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और दूसरा महाप्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो अल्प प्राण व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है या कम वायु खर्च होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। एक परिभाषा ये हुई। दूसरी इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं तो कह सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की जो ध्वनि होती है कार, है की जो साउंड होती है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती, उन्हें भी हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरा महाप्राण व्यंजन किनको बोलेंगे, महा का मतलब अधिक, कह सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हकार की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है उन्हें भी हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्प प्राण है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको पूरी वर्णमाला बिल्कुल कोडिंग सिस्टम से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें जो हमने कोड बनाए हैं, तो इसका जो कोड होगा अल्प प्राण का जो कोड होगा, तो अल्प प्राण का कोड होगा 1 3 5। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन क्या होगा, अल्प प्राण होगा। इसके कोड की अगर हम बात करेंगे, अभी इसका कोड क्या होगा, तो इसका कोड होगा दूसरा और चौथा। तो कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है तो वो अपना क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पर्शी व्यंजनों की ही बात हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बांटने की कोशिश करें कै वर्ग को, कि भाई कै वर्ग को ही चलो बांट दीजिए, तो अभी हम चर्चा किसकी करेंगे, यहाँ पर कै वर्ग में देखेंगे। तो कै वर्ग की अगर हम बात करें तो कै वर्ग का पहला तीसरा पांचवा कौन सा होता है, तो कै वर्ग का पहला होता है अपना कै, तीसरे की अगर बात करेंगे तो होता है गै, पांचवे की अगर बात करेंगे तो होता है ये लै। ठीक है, तो कितने व्यंजन हो गए, ये 3। ऐसी ही अगर हम इसमें बात करेंगे तो दूसरा कौन सा होता है कै वर्ग का, तो दूसरा होता है ख, और कै वर्ग का चौथा कौन सा होता है, घ होता है। तो ये 2 व्यंजन किस में आ गए, अपने महाप्राण में, और 3 व्यंजन किस में आ गए, अपने अल्प प्राण में आ गए। यहाँ तक की बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें आगे बात करें तो आप देख रहे हैं एक वर्ग में अल्प प्राण कितने मिलेंगे, 3, और महाप्राण कितने मिलेंगे, 2। अगर हम बात करेंगे ये जो अपने 25 व्यंजन हैं, तो इन 25 व्यंजनों में से कितने अल्प प्राण हैं और कितने महाप्राण व्यंजन हैं, तो इनकी चर्चा हम करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक वर्ग में कितने मिलेंगे, 3। एक वर्ग में कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। जैसे कि कै वर्ग में 3 मिले, ऐसी चै वर्ग में 3 मिलेंगे, ऐसी टै वर्ग में 3 मिलेंगे, सभी वर्ग में। और वर्ग कितने हैं आपके, 5। अगर 5 के हम 3 से गुणा करा रहे होंगे तो 15 हमें मिल रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो अपने स्पर्शी व्यंजन हैं, तो उन स्पर्शी व्यंजनों में से 25 तो अपने अल्प प्राण हैं, 25 क्या है, अपने अल्प प्राण हैं। ऐसी अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 आएंगे एक वर्ग में, और वर्ग कितने अपने 5, तो यहाँ पर कितने आ रहे होंगे, ये 10। तो कह सकते हैं जो अपने 25 स्पर्शी हैं, तो उन 25 स्पर्शी में से 10 महाप्राण हैं और 5 अपने क्या हैं भैया, तो 5 अपने 15 अपने क्या हैं, अल्प प्राण हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में जरूर आ गई होगी आपकी। अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा मैंने बोल दी, आप इसको इस तरीके से पहचानेंगे। प्रत्येक वर्ग की मैं आपको बात बताऊंगा, है ना। तो प्रत्येक वर्ग की ये कहानी है कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। ये कहानी हुई आपकी यहाँ तक समाप्त। ठीक है, स्पर्शी व्यंजनों की कहानी ये यहाँ तक समाप्त हुई अल्प प्राण महाप्राण के साथ, और कितनी संख्या होती है वो आपने इसमें जान ली है। आप क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है कि कितने महाप्राण व्यंजन होते हैं, तो महाप्राण व्यंजन में आप वहाँ पे 10 क्वेश्चन आंसर मत लगा देना। 10 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो स्पर्शी में से अगर पूछेगा तो 10 ठीक होगा, लेकिन अगर वो सभी व्यंजनों में से अगर पूछेगा तो वहाँ पर उसका आंसर क्या होगा, चेंज होगा। वो भी मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा, है ना। तो ये कहानी तो आपकी हुई समाप्त। हमने इन स्पर्शी व्यंजनों को
जो है घोषत्व के आधार पर भी बांटकर पढ़ लिया और अपना प्राणत्व के आधार पर भी बांटकर हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, एक नई कहानी हम इसमें जोड़ते हैं, आप ज़रूर देखिएगा, है ना। देखिए क्या है वो कहानी। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने एघोष देखा था और उससे इसी के साथ हमने पढ़ी थी किसकी कहानी भैया, सैघोष की, या कह सकते हैं सैघोष का ही दूसरा नाम क्या है, घोष है। आज जो हमने अपनी कहानी पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है, वो अपने अल्पप्राण की पढ़ी है। किसकी पढ़ी है, अल्पप्राण की पढ़ी है, और दूसरा साथ साथ महाप्राण की कहानी हमने आज इसमें पढ़ी है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक नई बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो बेसिक हैं तो बेसिक, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे हैं देखिएगा। तो एक हमने इसमें देखा एघोष देखा, दूसरा आपने अल्पप्राण देखा, सैघोष एघोष देखा, और अपना ये चार चीज़ों को हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके एक नई चीज़ हमारे सामने आएगी, उसको आज हम पहचानेंगे क्या है। तो हम इन सभी के कोड देखते हैं। तो एघोष का कोड जैसे कि आपने याद कर लिया होगा कल, कितना होता है, 12। ऐसी सैघोष का कोड अगर आप देख रहे होंगे तो सैघोष का कोड होगा आपका 345। अल्पप्राण का कोड आज ही आपने याद किया है कि भैया इसका कोड कितना होता है, 135, और महाप्राण का कोड कितना होता है, 24 होता है। देखिए भाई, ये कहानी अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को 3, 4, 5 बार जितनी बार भी देखना चाहें जरूर देखिएगा, लेकिन ये चीज़ें बिना समझ के जाइएगा मत, है ना। जब तक समझ में आए तब तक देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वो एघोष को अल्पप्राण के साथ जोड़ लेता है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन एघोष अल्पप्राण है। तो एघोष और अल्पप्राण को जोड़ने का मतलब ये है कि वो एघोष भी होना चाहिए और वो अल्पप्राण भी होना चाहिए। कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, देखो हम तो हम कुछ नहीं करेंगे, एघोष को और अल्पप्राण को जोड़ लेंगे, एघोष को और अल्पप्राण को हम जोड़ लेंगे इस तरीके से, है ना। अब देखो हमने इस तीर के माध्यम से जोड़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एघोष है वो अल्पप्राण है, जो अल्पप्राण है वो एघोष है, लेकिन कौन से वाले, लेकिन कौन से वाले। अभी हमने इस सीरीज को तोड़ दिया बीच से, हम वहां पर वही संख्या लिखेंगे जो होंगे। आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने स्वरों में कोडिंग सिस्टम से अपना कॉम्बिनेशन निकाले थे, ऐसे हम यहाँ पर भी देखेंगे। इसके कोड में कितना है, 2, इसके कोड में कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। ठीक है, और 12 लिखने के साथ साथ यहाँ से देखा 135 है, 135 है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में जो कोड कॉमन होगा उसी का तो मतलब होगा कि वो एघोष भी होगा और वो क्या होगा, अल्पप्राण होगा। तो इन दोनों के कोड में से अगर कॉमन देखेंगे तो एक इसमें भी, एक इसमें भी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला व्यंजन होगा, प्रत्येक वर्ग का जो पहला व्यंजन होगा वो अपना एघोष भी होगा और वो अपना अल्पप्राण भी होगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ, आ गई होगी। ठीक, ऐसे ही हम इस कहानी में आगे जोड़ते हैं। तो इस कहानी को आगे जोड़ने का मतलब ये है, अब ऐसा देखते हैं जो सैघोष और महाप्राण हो, तो जो सैघोष महाप्राण होगा तो उसको हम इस माध्यम से जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ से जोड़ रहे होंगे, जब यहाँ से जोड़ रहे होंगे तो 345 और 24 कोड को हम क्या निकाल रहे होंगे, कॉमन निकाल रहे होंगे। तो 24 और प्लस क्या करेंगे, 345। तो यहाँ देख लेते हैं कि भाई यहाँ से हमने 24 लिया और यहाँ से हमने 345 लिया, तो उस कोड को हम मिक्स कर रहे होंगे। उसके बाद देख रहे होंगे क्या कॉमन आया, 4, क्या कॉमन आया, 4। तो हम यहाँ पर क्या रख रहे होंगे, ये 4। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का जो चौथा व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का जो चौथा व्यंजन है वो आपका सैघोष मतलब घोष, और वो अपना क्या है, महाप्राण भी होगा। तो प्रत्येक वर्ग का जो चौथा व्यंजन है वो एघोष के साथ साथ वो महाप्राण भी है। ठीक है, चलिए यही काम हम करते हैं। अब इस तरीके से भी काम को कर लेते हैं इसे, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो सैघोष या घोष को अल्पप्राण के साथ जोड़ ले, तो हम उसके कोड को क्या कर लेंगे, मिक्स करेंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ पर जब कोड मिक्स कर रहे होंगे तो इसका कोड 345 है, 345, इसका कोड 135 है, 135 लिख लिया। यहाँ पर भी 3 5 है, यहाँ पर भी 3 5 है, तो यहाँ पर जो इस सीरीज को जोड़ रहा होगा वो कौन जोड़ेगा, 3 और 5। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा और पांचवा व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा और पांचवा व्यंजन है वो सैघोष मतलब घोष भी है और वो अल्पप्राण भी है। बोलो इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा ऐसे भी जोड़ लेते हैं, ऐसे भी तो कहानी जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर जोड़ के देखेंगे तो इसका कोड क्या आया, 12, इसका कोड क्या आया 12, इसका कोड क्या आया 24, दोनों में कॉमन क्या आया 2। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा व्यंजन है वो आपका
अघोष भी है और वो आपका महाप्राण भी है। वो आपका अघोष भी है और वो आपका महाप्राण भी है। क्यों भाई, आ गई ना बात समझ में? जल्दी बताओ। चलिए, तो ये वाली बात अपनी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक, एक काम और करते हैं अभी। अगर ये बताओ, जो अघोष है क्या वो सघोष हो सकता है, या जो सघोष है वो अघोष हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। जो अघोष है वो सघोष नहीं हो सकता, जो सघोष है वो अघोष नहीं हो सकता। ऐसी कहानी यहाँ देख सकते हैं। क्या जो अल्पप्राण है वो महाप्राण हो सकता है भैया? क्यों भाई, जो अपना अल्पप्राण है वो महाप्राण हो सकता है, या जो महाप्राण है वो अल्पप्राण हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहानी क्रॉस। ठीक है, तो जिसको भी वो कोड मिक्स करके आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर बिल्कुल सटीक और स्पष्टता के साथ दे रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, चलिए बोलो, ये कहानी समझ में आई? ये अभी हमने अघोष को, ये जो स्पर्शी है, अभी हम स्पर्शी को ही पढ़ रहे हैं। इतना डीप करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये कहीं भी आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, और पूरा यूट्यूब छान लेना, इस तरीके से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। तो बताइए, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। अगर जब आ रहा होगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, खुद लगाइएगा, है ना। जिस दिन ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी जो प्रैक्टिस सीट होगी वो आपके लिए इसमें अपलोड करा दूंगा, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये दिया भैया, पहला क्वेश्चन कि कौन सा स्पर्शी व्यंजन अल्पप्राण सघोष तालव्य है। ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर, कौन सा स्पर्शी व्यंजन अल्पप्राण सघोष तालव्य। बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिएगा। अगर वो स्पर्शी व्यंजन है, अगर वो कौन सा व्यंजन है, अगर वो स्पर्शी व्यंजन है तो जरूर वो कैसे लेकर कहाँ तक होगा? मैं तक होगा। अगर वो अल्पप्राण व्यंजन है तो वो जरूर 135 कोड में आएगा। यदि वो सघोष व्यंजन है तो वो जरूर किस में आएगा? जरूर वो आपका 345 में आएगा। अगर वो तालव्य व्यंजन है तो जरूर वो च वर्ग में आएगा। जरूर किस में आएगा? वो च वर्ग में आएगा। ठीक है भाई, तो ये कहानी अपनी यहाँ से ये जोड़ती है, इन सभी चीज़ों को जोड़ने वाली हो गई। ठीक है ना, कि भैया स्पर्शी व्यंजन है तो कैसे लेकर मैं तक जरूर होगा, अल्पप्राण है तो 135 के कोड में जरूर आएगा, सघोष है 345 के कोड में जरूर आएगा, तालव्य है तो वो च वर्ग में जरूर आएगा। क्योंकि ये कहानी सारी जोड़ती है अपनी बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये बात तो अपनी बात की है, च वर्ग तो हम पहचान लेंगे और बाद में कैसे लेकर मैं तक भी देख लेंगे। पहले इसको देखते हैं। अगर हम इसको मिक्स करें तो अपना निकल के ये आएगा कि भैया जो क्वेश्चन होगा वो कैसे लेकर मैं तक तो होगा ही होगा, प्लस इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कॉमन निकल के आएगा हम उसको रख रहे होंगे, तो कॉमन यहाँ पर देखेंगे 3-5 इसमें भी और 3-5 इसमें भी है, तो 3-5 यहाँ से निकल के आएगा, प्लस क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से? च वर्ग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? च वर्ग निकल के आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि च वर्ग का तीसरा और पांचवा व्यंजन, च वर्ग का तीसरा और पांचवा व्यंजन अपना क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम देख रहे होंगे भाई च वर्ग का तीसरा और पांचवा कौन सा होगा? तो च वर्ग का तीसरा ज है और पांचवा आप देखते हैं क्या है भैया? ये है। ठीक है, तो ये दो इसके क्या हो रहे होंगे अपने? इसके ये आंसर होंगे। ये बात जिसको समझ में नहीं आई है इस वीडियो को फिर से देखे, वो 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, इस तरीके से देखते रहिएगा आप, है ना। तो बोलो बात समझ में आ गई। और ये ज और ये जो उ है च वर्ग का जो पंचम है वो अपना कैसे लेकर मैं तक के बीच में आता है। ठीक है, कैसे लेकर मैं तक के बीच में आता है। बोलो बात समझ में आई। ठीक, एक क्वेश्चन में और आपको समझाता हूँ, बाकी बचे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप बना लेंगे बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन लिखिएगा नंबर 2। मैं आपको बहुत ही एडवांस तरीके से पढ़ाता हूँ। जब भी हमारी जो है ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी तो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा, नहीं तो आप यूट्यूब पर बने रहिएगा और हमारा चैनल देखते रहिएगा। वहाँ पर भी मैं अपना पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा कि कौन सा
स्पर्शी व्यंजन, कौन सा स्पर्शी व्यंजन महाप्राण, एघोष, कंठीय है। ठीक है भाई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, लेकिन थोड़ा सा हमने इस बार अलग बनाया है। अगर वो स्पर्शी व्यंजन है तो बच्चा वो कैसे लेकर मैं तक जरूर होगा प्लस, वो अगर महाप्राण व्यंजन है तो 24 के कोड में जरूर आएगा प्लस, अगर वो एघोष व्यंजन है तो 12 के कोड में जरूर आएगा प्लस, अगर वो कंठीय है तो वो कै वर्ग का जरूर होगा, कै वर्ग का वो जरूर होगा। तो कैसे लेकर मैं तक का तो हम पहचान कर ही लेंगे, प्लस अगर यहाँ से देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आया दूसरा, और यहाँ से क्या निकल के आएगा अपना ये कै वर्ग निकल करके आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भी जो कै वर्ग का जो दूसरा है, जो कै वर्ग का दूसरा व्यंजन है वही अपना इसका क्या होगा, आंसर होगा। और कै वर्ग का जो दूसरा व्यंजन है वो कौन सा है, वो अपना ख है, तो ख इसका क्या होगा, आंसर होगा। बोलो बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? क्यों भाई, समझ आ गई बात आपको या नहीं? हम केवल मिक्सिंग कर रहे हैं, अपने दिमाग को एक्स्ट्रा चला रहे हैं, है ना, एग्जामिनर से भी हम आगे सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आप उसे जरूर सोल्व कीजिएगा, और जितनी बात भी आपसे पूछेगा, भाई स्पर्शी पूछा तो स्पर्शी को उठा लो, महाप्राण को पूछा तो उसके कोड को उठा लो, एघोष को पूछा उसके कोड को उठा लो, क्या कंठीय पूछा है तो, औष्ठ्य पूछा है तो, जो भी पूछा है हम उसको वहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से हम उसको लिख रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करिएगा आप, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, देखते हैं फिर आप कितना दिमाग चला पाते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, कौन सा स्पर्शी व्यंजन, कौन सा स्पर्शी व्यंजन, सॉरी, अल्प प्राण, एघोष, अल्प प्राण, एघोष, नासिक्य, अल्प प्राण को नासिक्य, यहाँ पे लिखते हैं औष्ठ्य, क्या लिखते हैं, औष्ठ्य है। ठीक है भैया, चलिएगा आइएगा, स्पर्शी व्यंजन है, पहले क्या है स्पर्शी, तो जरूर वो कैसे लेकर मैं तक की सीरीज में होगा। अल्प प्राण है तो वो जरूर 135 में आएगा, एघोष है तो जरूर 12 में आएगा, नासिक्य है तो जरूर 5वें में आएगा, क्योंकि नासिक्य का कोड क्या होता है 5, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन ही तो क्या होता है, नासिक्य होता है। औष्ठ्य है तो जरूर वो पै वर्ग में होगा, जरूर वो किस में होगा, पै वर्ग में। जितने भी नंबर है उसमें से कॉमन निकालो, सभी में से कॉमन आता तो ठीक है, नहीं आता तो इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। कैसे लेकर मैं तक तो पहचान ही लेंगे, क्या 135 और 12 और 5 में से इन तीनों में से कोई नंबर कॉमन आ सकता है? जी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ से देखेंगे इसमें से देखेंगे तो 5 कॉमन आएगा, लेकिन तीनों में से कोई भी कॉमन आने वाला नहीं है, इसलिए इसका आंसर बनेगा इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और बल्कि यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मिक्स हो ही नहीं रही, जहाँ पे मिक्स नहीं होंगी तो उसमें आंसर बनेगा कोई नहीं। ठीक है, चलिए भाई, अपने स्पर्शी व्यंजनों को हम पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा स्पर्शी व्यंजन एडवांस लेवल में वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्पर्शी की कहानी आज होती है अपनी पूरी, और इसके आगे जो कहानी अपनी जुड़ती है वो अंतस्थ व्यंजनों की कहानी इसमें जुड़ती है। अंतस्थ व्यंजनों की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सी बातें आप छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो आज का अपना हेडिंग डालेंगे इसमें अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए जानते हैं पहले इसकी परिभाषा को। अगर हम अंतस्थ की परिभाषा को अगर जाने कि अंतस्थ की परिभाषा क्या होती है, तो अंतस्थ का मतलब ये होता है, अंतः मतलब अंदर, स्थ का मतलब स्थित।
अंदर स्थित रहने वाले जितने भी व्यंजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक परिभाषा तो हुई इनकी ये। दूसरी परिभाषा अगर हम बोलें तो कह सकते हैं स्वर और व्यंजनों के बीच की जो कड़ी होती है, स्वर और व्यंजनों के बीच की जो कड़ी होती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला में या पारंपरिक रूप से स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये इनकी परिभाषा हुई। अगर बात करते हैं भाई कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है इनकी, 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 एक होता है ये, एक होता है रे, एक होता है ले और एक होता है ये वे। इस वे के उच्चारण में अपने दोनों होठ मिलते नहीं हैं, जबकि जो पेट चिरा वे होता है वहाँ पे दोनों होठ अपने मिल जाते हैं। एक बोलेगा बे और एक बोलेगा वे। ठीक है, उच्चारण भी बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि उच्चारण होगा तो आप वर्तनी में बिल्कुल अच्छा कर रहे होंगे, है ना, वर्तनी अच्छी कर रहे होंगे वहाँ पर। चलिएगा, तो एक ये, एक रे और एक कौन हो गया ले और एक हो गया अपना वे। ये क्रम भी आप इसको याद रखना है, ये रे ले वे, ये अपना क्रम होता है। तो ये तो हो गया अपना वर्ग, ये रे ले वे अपना वर्ग हो गया। इनकी संख्या 4 होगी, 4 अपने ये हो गए। दूसरी बात, इनका कभी भी उच्चारण स्थान पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे, उच्चारण स्थान पूछ सकता है। तो मैं इनका उच्चारण स्थान मैं आपको बताता हूं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, अगर हम ये के उच्चारण स्थान की बात करेंगे कि भाई ये का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बेटा ये का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है, तालु होता है। ये का उच्चारण स्थान तालु होता है। और अगर हम यहां से देखेंगे रे का उच्चारण स्थान, तो रे का उच्चारण स्थान होता है आपका वर्तस्य। क्या होता है, वर्तस्य होता है। इसको हम दंतमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंतमूल बोलते हैं, दंतमूल। और दंतमूल मतलब अपना होता है मसूड़ा, दंतमूल बोल देंगे, या क्या बोल देंगे हम, मसूड़ा भी हम इसको बोल देंगे। ठीक है, मसूड़ा भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बंद कर लेते हैं। अब कहानी आती है लय की, तो लय की ये सेम कहानी है। लय की क्या है, ये सेम कहानी है। जो उच्चारण स्थान रे का होता है वही लय का होता है, तो वो भी वर्तस्य या दंतमूल मसूड़ा होता है, ये भी वही होता है ना। वे की अगर हम बात करें तो ये दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक है, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ की अगर हम बात करें तो दंतोष्ठ में अपना दांत भी आए और ओष्ठ मतलब होठ भी आए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं आपके ऊपर के दांत और निचला होठ। ठीक है ना, तो इसमें हम लिख देंगे भाई ऊपर के दांत, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत तथा निचला होठ। ठीक है ना, ऊपर के दांत तथा निचला होठ, ये दंतोष्ठ में आता है। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इतनी डीप चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, है ना। तो ये लेवे के बारे में इनका उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इनको हम एघोष सैघोष में बांटने की कोशिश करते हैं कि क्या भाई इनमें एघोष सैघोष होते हैं, बिल्कुल ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो चारों को हम बांटने की कोशिश करेंगे। ये लाइन आपको दर्शाएगी इसके ऊपर एघोष की या सैघोष की। अगर हम बात देखें भाई ये एघोष हैं या सैघोष हैं, है ना, तो देखिए भाई क्या होता है, इनका उच्चारण जो होता है वो अपना पारंपरिक वर्णमाला के मध्य होता है, मतलब स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में कम वायु आती है, और जब कम वायु आती है तो ये अंदर ही स्थित रह जाते हैं, और जब ये अंदर ही स्थित रह जाएंगे तो इनके उच्चारण में कंपन जरूर होगा। और जब इनके उच्चारण में कंपन होगा तो बेटा ये बन जाएंगे आपके सैघोष। क्या बन जाएंगे, सैघोष। और सैघोष को ही नाम दिया जाता है घोष का। तो हम कह सकते हैं ये जो चारों हैं वो सैघोष व्यंजन हैं या घोष व्यंजन अपने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई प्राणत्व के आधार पर बांटे तो क्या होगा, जैसे अभी मैंने बताया, जब भाई ये सैघोष हैं, कंपन अंदर ही रह के कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये क्या बनेंगे अपने, ये अपने अल्प प्राण बनेंगे। क्या बनेंगे, ये अल्प प्राण बनेंगे। इनके उच्चारण में कम वायु खर्च होती है, तभी तो ये अंदर रह जाते हैं, तो ये अपने क्या बन जाते हैं, अल्प प्राण बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये अपना सैघोष घोष हो गए और अल्पप्राण हो गए।
तो ये चारों ही अल्पप्राण होते हैं और चारों ही क्या होते हैं, सघोष। यरे लेबे का देखेंगे तो घोष के आधार पर वो सघोष या घोष होते हैं, और यरे लेबे को अगर देखेंगे तो वो अपने अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होता है। चलो इनकी जो विशेषता है वो अलग जानते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ। अल्पप्राण महाप्राण के बारे में आपने जान लिया, इनके उच्चारण स्थान के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया है ना। चलिए मैं इसको अब साफ कर देता हूँ। ठीक, अब बात आती है, इनमें कुछ विशेषता निकल के आती हैं कि ये जो पॉइंट आते हैं आप नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट ये है कि हम ये और वे, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अपना अर्धस्वर कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे व्यंजन जो कभी स्वर में काउंट होते हैं तो कभी व्यंजनों में काउंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं उन्हें, हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो जो इसमें आपका र होता है, जो आपका क्या होता है, र होता है, तो र आपका लुंठित व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है, वो आपका लुंठित व्यंजन होता है। और लुंठित का मतलब होता है लुढ़ककर स्पर्श करना। क्या होता है, लुढ़ककर स्पर्श करना। मतलब होता यह है कि इस र के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठती है और क्या होता है, वो अपने जो ऊपर वाला भाग है उसे स्पर्श करती है, फिर झटके से नीचे आती है, मतलब मुड़ने के बाद झटके से नीचे आती है। और उसी जब वो झटके के नीचे आती है तो वो कंपन भी करती है। क्या करती है, कंपन भी करती है। और उसी कंपन करने के कारण इसको कंपित या प्रकंपित स्वर भी बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है, सॉरी, कंपित या प्रकंपित, कंपित या प्रकंपित व्यंजन भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, कंपित या प्रकंपित व्यंजन भी इसको बोला जाता है। अगला पॉइंट आता है किसको लेकर, लय को लेकर। ये जो अपना लय है, तो लय को बोला जाता है पार्श्विक। क्या बोला जाता है, लय को बोला जाता है पार्श्विक। और ये जो पार्श्विक शब्द है वो आपका बना है किस तरीके से, वो आपका पार्श्व, ये शब्द आपने सुना होगा, और इसमें एक प्रत्यय लगने से बना है। कौन सा प्रत्यय लगने से बना है, एक। और पार्श्व का मतलब होता है बगल, मतलब साइड। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकल के आती है और जीभ की दोनों साइड से, मतलब गालों को फुलाते हुए एहसास कराती है और जीभ की दोनों साइडों से बाहर निकल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और उस कैटेगरी में कौन व्यंजन आता है अपना, ये लय आता है। कौन सा आता है, ये लय व्यंजन आता है। तो र हुआ लुंठित या प्रकंपित, और ये और बे अपने हुए अर्धस्वर, और लय अपना हुआ पार्श्विक व्यंजन। लेकिन अगर हम इन चारों को अगर हम बात करें, किसकी बात करें, चारों की अगर बात करें, इसको मैं साफ कर देता हूं। चारों की अगर हम बात करें तो भैया चारों को इनको एक नाम और देते हैं, यण वर्ण। क्या नाम देते हैं, यण वर्ण। ठीक है ना, मतलब हम कह देंगे कि भी जो अपना ये और जो रे और जो ल और ये जो वे है, तो इनको हम क्या है, यण वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यण वर्ण भी हम इनको कहते हैं। ठीक, और यण वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रे ले वे जो हैं, आपने देखा होगा जब संधि अगर पड़ी होगी तो आपका यण संधि में बनते हैं। कौन सी संधि में बनकर के आते हैं, ये यण संधि में बनकर के आते हैं। तो जब ये यण संधि में बनते हैं तो इसलिए इनको कौन से वर्ण और बोला जाता है, यण वर्ण भी बोला जाता है। आपको छोटी से छोटी बात बताई जाएगी, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,